गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आप यहाँ पर चैप्टर कर रहे थे, आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि हम यहाँ पर पढ़ेंगे अब मृदाओं के प्रकार, ठीक है। हमारे पास अलग अलग तरीके की मृदा होती हैं, तो उनको किस तरीके से कौन कौन सी मृदा होती हैं वो आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे जलोढ़ मृदा के बारे में। यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है और यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। मतलब विस्तृत रूप से मतलब काफ़ी बड़े क्षेत्र पर यह मृदा फैली हुई है, ठीक है। और यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में जो संपूर्ण उत्तरी मैदान है जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। उत्तरी मैदान देखिए, मैं आपको 4 डायरेक्शन क्लियर कर देती हूँ बेटा। 4 डायरेक्शन, जो ऊपर वाली डायरेक्शन है ये आपकी नॉर्थ है, नीचे वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, साउथ होती है, और इधर वाली डायरेक्शन ईस्ट होती है, और इधर वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, वेस्ट होती है, ठीक है। तो इसने उत्तरी मैदानों की बात की है। आपको पता है ये हमारा उत्तर में पर्वतीय क्षेत्र है, और उत्तरी मैदानों की यदि मैं बात करूँ तो ये हमारे कौन से हैं, उत्तरी मैदान है, ठीक है। ये कंप्लीट। तो इसमें ये कहता है कि उत्तरी मैदानों में विशेषकर जलोढ़ मृदा ही फैली हुई है। ये यहाँ से आपको बिल्कुल जो लाइट ग्रीन शेड दिखाई दे रही है, ये जलोढ़ मृदा की रिप्रेजेंटेशन आपको दी गई है, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा पूरा उत्तरी मैदान है किससे ढका हुआ है, जलोढ़ मृदा से ढका हुआ है। यह मृदा हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्र सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी हुई है। देखिए ये जो मृदा है इसका निर्माण कैसे हुआ है। इसका निर्माण जो है वह हमारी 3 मुख्य रूप से नदियां हैं। एक सिंधु है बेटा, एक गंगा है, और क्या है हमारे ब्रह्मपुत्र। 3 हमारी प्रमुख नदियां हैं। इन नदियों द्वारा जो निक्षेप होते हैं, ठीक है, निक्षेप जो डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है, उनकी वजह से ये बनी हुई है। एक संकरे गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली हैं। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टे भी जो हैं वह जलोढ़ मृदा से बने हुए हैं, ठीक है। देखिए मैं अब आपको दोबारा से एक बार दिखा देती हूँ जहाँ जहाँ पर जलोढ़ मृदा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पर जो बात करूँगी, सिंधु नदी हमारी कहाँ से गई हुई है, इसका ओरिजिन जो है वो कुछ इस तरीके का है, ठीक है। ये इंडस रिवर जिसे आप सिंधु नदी बोलते हैं, ठीक है। ये जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा क्षेत्र कौन सा है, गंगा का क्षेत्र है। और ब्रह्मपुत्रा रिवर का क्षेत्र कौन सा है, ब्रह्मपुत्रा कहाँ से आती है, तिब्बत से होते हुए ऐसे इंडिया में एंटर करती हैं। तो ये जो अपने साथ निक्षेप जो है इनके, वो जब आते हैं तो इस मृदा का निर्माण होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये गुजरात और राजस्थान के भी कुछ एरिया में फैली हुई है। देखिए बेटा ये वाला जो स्टेट है, यहाँ से देखिए ये वाला स्टेट जो है ये गुजरात है, ठीक है। और सॉरी ये राजस्थान है, और राजस्थान के कुछ क्षेत्र में भी जलोढ़ मृदा है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये कुछ क्षेत्र किसका है, गुजरात का है, ठीक है। नीचे के भी हमारे कुछ साउदर्न स्टेट हैं जिनके कोस्टल रीजन में जलोढ़ मृदा फैली हुई है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब जब आपके सामने रिप्रेजेंटेशन आएगी तो आप फिल कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ हम आगे देखेंगे ये क्या कहता है, जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। देखिए यदि हम नदी के मुहाने से, ठीक है, घाटी ऊपर की ओर जब भी जाएंगे तो हम देखेंगे कि जो मृदा के कण हैं उनका आकार क्या है, बड़ा हो जाता है। नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल भंग के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती हैं। ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे दवार, चौक, क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती हैं। कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। देखिए कणों का जो आकार होता है या जो भी उसमें घटक मौजूद होते हैं, ठीक है, उनकी वजह से हम मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी कर सकते हैं। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक पुराना जलोढ़ होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं, और एक नया जलोढ़ होता है जिसे हम खादर बोलते हैं। बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है। बांगर में क्या होते हैं, कंकर जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। यदि खादर की बात करूं, देखिए आपसे डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या किया जा सकता है, बांगर मृदा किसे कहते हैं, बांगर कौन सी होती है, पुरानी जो जलोढ़ मृदा होगी उसे हम बांगर मृदा कहते हैं।
दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, खादर मृदा क्या होती है? तो जो नया जलोढ़ होता है, जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है, उसे खादर मृदा का नाम दिया गया है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए। इसी में से दूसरे तरीके से आपसे कैसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि खादर व बांगर मृदा में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, तो खादर व बांगर मृदा में आप अंतर स्पष्ट कैसे करेंगे? पहला तो आप उसे डिफाइन करेंगे। पहला डिफाइन क्या करेंगे? एक साइड बांगर लिखिए, दूसरी साइड आप खादर लिखेंगे। ठीक है, तो बांगर में आप क्या लिखेंगे? आप बांगर में लिखेंगे यह पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। खादर में आप लिखेंगे यह नई जलोढ़ मृदा होती है। बांगर मृदा में जो मिट्टी की मृदा के जो कण होते हैं वह मोटे मोटे पाए जाते हैं। ठीक है, और यदि हम यहाँ पर नई जलोढ़ मृदा खादर की बात करें तो खादर वाले में आप नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि इसके जो कण होते हैं वह बांगर मृदा के कंपैरिजन में काफ़ी महीन कण होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपका क्वेश्चन को 2 तरीके से बता दिया, बांगर मृदा किसे कहते हैं, खादर मृदा किसे कहते हैं। ठीक है, बांगर व खादर मृदा में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो 3 तरीके से आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे। अब देखिए, जो जलोढ़ मृदाएं होती हैं वह उपजाऊ होती हैं। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं जो होती हैं वह पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं, जो इनको गन्ने, चावल, गेहूं व अन्य अनाजों दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती हैं। अब आपको यहाँ से जो माइंड में रखना है, जो याद रखना है, वो क्या याद रखना है? जलोढ़ मृदा में कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, तो कौन से कण पाए जाते हैं यहाँ पर? इसमें जो है वह पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त। ठीक है, 3 चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। इसको बेशक से अंडरलाइन कर लो और अपनी बुक में भी लिख लेना, पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त। अब देखिए, अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। अब एक क्वेश्चन आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है कि जलोढ़ मृदा जहाँ पाई जाती है वहाँ कौन सी खेती की जाती है? तो वहाँ पर कौन सी कृषि की जाती है बेटा? गहन कृषि की जाती है। नेक्स्ट यहाँ से ये हो गया एक इम्पोर्टेंट यहाँ से ये हो गया। ठीक है, एक ये जलोढ़ का मैंने बांगर और खादर का क्लियर करवाया, एक इम्पोर्टेंट यहाँ से ये हो गया। ठीक है, यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक होता है और सूखी क्षेत्रों की मृदाएं जो हैं वह अधिक अक्षारीय होती हैं। इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, जलोढ़ मृदा क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे काली मृदा के बारे में। देखिए, नाम से क्लियर है, रंग कैसा होता है? काला होता है। इनको क्या बोलते हैं? रेगर मृदाएं भी बोलते हैं। अब काली मृदा का दूसरा नाम क्या होता है? रेगर होता है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद देखिए, काली मृदा जो है वह कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त समझी जाती है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो कौन सी मृदा उपयुक्त है बेटा? काली मृदा सबसे उपयुक्त है। ठीक है, काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है और इसमें कपास की खेती की जाती है, इसलिए इसे किस नाम से जानते हैं? काली कपास मृदा के नाम से भी जानते हैं। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक सेलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार, दक्षिणी जो पठार है हमारा, और के क्षेत्र के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती हैं और लावा जो है वह जनक सेलों से बनी हैं। ये मृदाएं जो हैं वह कहाँ पाई जाती है बेटा? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती हैं और दक्षिणी पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदी की घाटियों तक यह फैली हुई है। मैप में मैं क्लियर कराऊंगी आपको कि यह हमारे कौन कौन से क्षेत्र में है। काली मृदा बहुत महीन कणों अथवा मृत्तिका से बनी होती है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। ये पानी को बहुत अच्छे से अपने अंदर अब्जॉर्ब कर सकती है, तो इसकी जो नमी धारण करने की क्षमता है वह ज़्यादा होती है। इसके अलावा इसमें कौन से तत्व पाए जाते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने की इसमें अधिकता पाई जाती है। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण है, परंतु इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। और यहाँ से मैंने आपको दिखाया था जो जलोढ़ मृदा है उसमें पोटास, फास्फोरस और चूना तीनों चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर यदि हम देखें तो इसमें फास्फोरस की कमी पाई जाती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं। कैसी दरारें? ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे इस तरीके से कि दरारें पड़ जाती हैं और जिसमें
इनमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है। गीली होने पर ये मृदाएं जो होती हैं वह चिपचिपी होती हैं और इनका जोतना जो है वह मुश्किल होता है। इसकी जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से ही शुरू कर दी जाती है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको यहाँ मैप से क्लियर करा देती हूँ। आपने कौन सी मृदा के बारे में पढ़ा था? काली मृदा के बारे में पढ़ा था। देखिए जो ग्रे कलर का रीजन आपको दिया गया है, सौराष्ट्र, ये गुजरात का क्षेत्र, ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ परसेंट राजस्थान, अदरवाइज एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ठीक है, और ये कुछ तेलंगाना का क्षेत्र इसमें शामिल किया गया है। क्लियर हो गया आपको इतना कि काली मृदा कहाँ कहाँ पर, जो हमारा दक्कन प्लेटो है वहाँ पर काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है और इसमें फास्फोरस की कमी होती है। मैग्नीशियम जो है इसमें वह काफ़ी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3, ठीक है, साइंस में भी आपने पढ़ा होगा सेकंड चैप्टर में। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3 होता है और ये इसमें भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको रीज़न भी मैंने आपको बता दिया। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार पर काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? रेगर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। कपास की खेती के लिए यह उपयुक्त होती है और इसलिए इसे काली कपास मृदा भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको इतना? यही आपको इसमें से, इस टॉपिक में से लर्न करना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर लाल और पीली मृदा के बारे में। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित होती है। देखिए यह वहाँ विकसित होगी जहाँ आग्नेय चट्टानें मौजूद हैं और ऐसा रीजन जहाँ पर जो बरसात है वह काफ़ी कम होती है। और वो क्षेत्र इसमें कौन से बताए हैं? जो हमारा दक्कन पठार है, दक्कन पठार का जो पूर्वी हिस्सा है और जो दक्षिणी हिस्सा है वहाँ पर यह पाई जाती हैं। लाल और पीली मृदाएँ जो हैं वह उड़ीसा जो क्षेत्र है, उड़ीसा स्टेट पश्चिमी बंगाल के साथ वाला, और उसी के साथ जो छत्तीसगढ़ राज्य लगता है, और मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर वे पश्चिमी घाट में पहाड़ी पथ पर पाई जाती हैं। इन मृदाओं का जो लाल रंग है वह रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। देखिए मृदाओं का जो लाल रंग है वह किस वजह से होता है, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बेशक से इसे मार्क कर लेना। आपसे ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि इन मृदाओं का जो रंग है वह लाल किस लिए होता है? तो उसका रीज़न क्या होता है? जो इसमें लौह धातु पाई जाती है उसकी वजह से इसका रंग जो है वह लाल होता है। इनका पीला रंग इनमें जल योजन के कारण होता है। पीला रंग जो जल इसमें अंदर चला जाता है, भर जाता है, उसकी वजह से इसका रंग कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे? हम यहाँ पर देखेंगे मैप में लाल और पीली मिट्टी के बारे में। तो देखिए जहाँ पर ये शेडेड रेड और येलो रीजन बना रखा है वो लाल और पीली मृदा का है। देखिए बेटा ये केरला का क्षेत्र, कर्नाटका का, कुछ परसेंट महाराष्ट्र का, और मैक्सिमम जो एरिया है वह उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का एरिया सम्मिलित है। और जो हमारे ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर भी कुछ हद तक लाल और काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? लाल और पीली मृदा पाई जाती हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे लेटराइट मृदा के बारे में। लेटराइट शब्द जो है वह ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? ईंट होता है। देखिए लेटराइट शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? एक ग्रीक शब्द से हुई, ये भी आपको लर्न कर लेना। ठीक है, लिख लेना। लेटराइट शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? लेटर शब्द से की गई है, जिसका अर्थ क्या होता है? ईंट होता है। लेटराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। लेटराइट मृदा कहाँ पर मतलब होती है? जहाँ पर तापमान उच्च होता है, अत्यधिक वर्षा होती है। देखिए लाल और लेटराइट दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, लाल मृदा कहाँ पर होती थी? जहाँ पे बरसात कम होती थी। ठीक है, जहाँ पर आग्नेय चट्टानें मौजूद होती थी और बरसात जो है वह उन क्षेत्रों में काफ़ी कम होती थी। लेकिन लेटराइट मृदा का निर्माण वहाँ होता है जहाँ का टेम्परेचर जो है वह ज़्यादा होता है और बरसात जो है वह अत्यधिक होती है। यह भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन का परिणाम है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। जो ह्यूमस होती है उसकी मात्रा इसमें कम पाई जाती है, क्योंकि अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया जो है वह नष्ट हो जाते हैं। ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से जो बैक्टीरिया होंगे वो क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। लेटराइट मृदा पर अधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर खेती की जा सकती है।
ये लेटराइट मृदा का डायग्राम आपको दिखाया गया है। और लेटराइट मृदा पर खेती कैसे की जा सकती है? ज़्यादा उर्वरक का प्रयोग करके, क्योंकि इसमें किस चीज़ की कमी पाई जाती है? ह्यूमस की कमी पाई जाती है। और यह मुख्य तौर पर कहाँ पर पाई जाती हैं? कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, असम की पहाड़ियों में पाई जाती हैं। ठीक है, देखिए लेटराइट का भी एक बार मैं आपको अक्षेत्र क्लियर कर देती हूँ। लेटराइट मृदा, देखिए बेटा जो बेबी पिंक कलर है, ठीक है, ये केरला का अक्षेत्र है, ये कर्नाटका का कुछ अक्षेत्र है, थोड़ा बहुत ही महाराष्ट्र का एक अक्षेत्र आपको दिखाया गया है, और यहाँ पर ये अक्षेत्र आपको दिखाया गया है। तो देखिए मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपना कर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती हैं। इन पर कौन कौन सी खेती की जाती है? लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा किस चीज़ के लिए प्रयोग की जाती है? लेटराइट मृदा का जो प्रयोग है वह चाय और कॉफ़ी की खेती के लिए किया जाता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटराइट मृदाएं जो हैं वह काजू की फसल के लिए अत्यधिक उपयुक्त मानी जाती हैं। यदि हम यहाँ पर तमिलनाडु की कुछ क्षेत्र हैं, जैसे कि तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और केरल है, यहाँ की यदि मैं बात करूँ तो जो यहाँ की लाल लेटराइट मृदा है उसमें उपयुक्त तकनीक का प्रयोग करके यहाँ कौन सी खेती की जाती है? काजू की खेती की जाती है। ठीक है, अब ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। काजू की खेती कौन सी मिट्टी में की जाती है? लाल लेटराइट में की जाती है। ठीक है, और चाय और कॉफ़ी की खेती भी लेटराइट मिट्टी में ही की जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? मृस्थलीय मृदा। मृस्थलीय मृदाओं का रंग जो है वह लाल और भूरा हो सकता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली होती हैं, लवणीय होती हैं। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि झीलों से वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन दर अधिक होती है और मृदाओं में ह्यूमस तथा नमी की मात्रा कम होती है। मृदाओं के सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा जो है वह बढ़ती चली जाती है और नीचे के परतों में चूने के कंकर की सतह पाई जाती है। इसके कारण मृदा में जल अंतः संवेदन अवरुद्ध हो जाता है और इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसे कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। ठीक है, तो देखिए बेटा आपको ये मैप फिल करना है। इसमें सारे रिप्रेजेंटेशन आपके एनसीईआरटी बुक में दी भी गई हैं और ये सारा का सारा आपको करना है। ठीक है, इसमें मैंने आपको लेटराइट रीजन जलोढ़ मृदा का करवा दिया है। जलोढ़ मृदा ये जो लाइट ग्रीन शेड है, फिर मैंने रेड वाला लाल और पीली मिट्टी का करवा दिया है, ग्रे वाला काली मिट्टी का रीजन करवा दिया है, लेटराइट जो बेबी पिंक कलर है, ठीक है, वो मैंने आपको करवा दिया है। ये सारा मैप आप फिल करेंगे। ठीक है, फिल करके आप देखिए कहाँ कहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र में इन मृदाओं का निर्माण होता है। और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको क्लियर करवाए हैं, जैसे कि जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा में कौन से तत्व पाए जाते हैं, कौन से क्षेत्र में यह पाई जाती है। जलोढ़ मृदाओं को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, पुराना जलोढ़, नया जलोढ़, जिसे आप खादर व बांगर बोलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर कौन सी खेती की जाती है? गहन कृषि की जाती है। काली मृदा जो होती है उसे रेगर मिट्टी बोलते हैं और यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। और इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से यह परिपूर्ण होती है। बट इसमें किस चीज़ की कमी होती है? इसमें जो कमी होती है वह फास्फोरस की होती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है और अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है। देन आफ्टर मैंने आपको लाल और पीली मृदा के बारे में पढ़ाया और मैंने आपको बताया इस मृदा का निर्माण कहाँ पर होता है। इस मृदा का निर्माण वहाँ होता है जहाँ रवेदार अग्नि चट्टानें मौजूद होती हैं और वहाँ पर कम वर्षा वाला अक्षेत्र होता है। ठीक है, फिर मैंने उसके रीज़न बताए और फिर साथ में मैंने आपको बताया कि इस मृदा का जो लाल रंग है वह किस वजह से होता है? लौह धातु की प्रेजेंस की वजह से होता है। ये भी मैंने आपको इम्पोर्टेंट मार्क करवाया। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या करवाया? पीला रंग जो है वह जलयोजन की वजह से होता है। नेक्स्ट टॉपिक मैंने यहाँ पर आपको लेटराइट मृदा कराया और मैंने बताया कि जो लेटराइट मृदा है इसमें लेटर जो शब्द है वह ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ ईंट होता है। और लेटराइट मृदा जो है वह कहाँ, इसके लिए कैसे सर्कमस्टांसेस होने चाहिए? वहाँ का तापमान जो है वह काफ़ी हाई होना चाहिए और इसमें वर्षा भी अत्यधिक होनी चाहिए। और ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे जो बैक्टीरिया जो ह्यूमस उत्पन्न करते हैं वह नष्ट हो जाते हैं और जिसकी वजह से इस मृदा में ह्यूमस की कमी पाई जाती है। इसमें उर्वरक वगैरह इनका प्रयोग करके खेती की जा सकती है और कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर
चाय व कॉफ़ी के बागान लगाए जाते हैं लैटराइट मिट्टी में। और जो तमिलनाडु और केरल जो नीचे वाले हमारे स्टेट हैं, आंध्र प्रदेश, 3 स्टेट, वहाँ पर लैटराइट मृदा में काजू की खेती की जाती है। ठीक है, काजू उत्पन्न किए जाते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको मरुस्थलीय मृदाओं के बारे में पढ़ाया और इसमें भी ज़्यादातर नमी की कमी होती है और ह्यूमस की ही कमी होती है। ठीक है, यह रेतीली होती है और इसका जो रंग है वह लाल तथा भूरा हो सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको इतना। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपकी नोटबुक में लिखे हुए होने चाहिए, साथ के साथ आपको लर्न होने चाहिए। आप साथ के साथ लर्न कर लेंगे तो फिर आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर हो गया इतना? ओके।